नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, पंजाब में क्या हो रहा है? क्या कांग्रेस में कहीं बीजेपी ने कोई सेंधमारी तो नहीं कर दी है? मनीष तिवारी पीएम मोदी की जालंधर वाली रैली में क्या कर रहे थे? देखिए, वैसे तो वो लुधियाना से सांसद रहे हैं और इस समय लुधियाना से सांसद भी नहीं हैं। आनंदपुर साहब से भी रहे हैं और अब चंडीगढ़ के सांसद हैं। तो वो अगर वहाँ गए हैं तो ये अगेन, जैसे शशि थरूर जब भी मोदी जी केरल जाते थे तो वो उनकी अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते थे कि साहब मैं एक सांसद हूं, तो मैं अपने संसदीय क्षेत्र को और केरल को रिप्रेजेंट करता हूं। तो इसी तरीके से मनीष तिवारी भी कह सकते हैं कि मैं पंजाब को बिलोंग करता हूं और पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसलिए मोदी जी के साथ मैं स्टेज पर दिखाई दिया हूं। लेकिन ये संकेत और संदेश देने वाली पॉलिटिक्स होती है। अभी किसी नतीजे पर पहुंच जाना कि मनीष तिवारी छोड़ ही देंगे या भारतीय जनता पार्टी में शामिल ही हो जाएंगे, थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। जिस तरीके से चुनाव कैंपेन कमेटी और दूसरी कमेटियां गठित की गई हैं पंजाब के लिए कांग्रेस नेतृत्व की ओर से, और उसमें मनीष तिवारी की अनदेखी कर दी गई है पूरी तरीके से, तो उसे लेकर के मनीष तिवारी ने लंबे ट्वीट किए थे और कुछ नाराजगी भी जाहिर की थी। तो बहुत संभव है कि वो एक तो अभी से अपनी संभावना तलाश कर रहे हों कि भारतीय जनता पार्टी में और ख़ास तौर से जो शीर्ष नेतृत्व है उनका उनके प्रति रुख क्या है, विचार क्या है, परसेप्शन क्या है। लेकिन सर, अगर रुख क्या है बीजेपी के अंदर उनको लेकर, तो आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के आसपास भी उनको लेकर ऐसी खबरें उड़ गई थी कि वो बीजेपी में आ सकते हैं। कई बार वो बीजेपी में कुछ बड़े बड़े जब फैसले होते हैं उस पर भी वो समर्थन देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बीच बीच में संसद में खड़े होकर मोदी सरकार की आलोचना भी करते हैं। तो अभी क्या सिर्फ अपनी नाराजगी के चलते अपने हाई कमान को, आला कमान को कोई मैसेज देने के लिए वो मंच पर पहुंच गए? क्योंकि सर आधा घंटा पीएम मोदी के साथ उन्होंने बातचीत की है, तो कहीं ना कहीं खिचड़ी तो पक रही है। देखिए, आधा घंटा तो प्रधानमंत्री किसी को भी नहीं देते हैं, तो जिसने भी ये खबर चलाई है मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही लंबी फेंक दी है उसने। हाँ, दिखाई दे रहा है, कुछ विजुअल मंच का ही आया है कि थोड़ी देर खड़े होकर के बात कर रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री आगे बढ़ जाते हैं। जेपी नड्डा खड़े हुए हैं और वहीं पर जो बात होनी है वो वहीं हुई है और आखिर में प्रधानमंत्री अपनी गर्दन हिलाते हैं, जेपी नड्डा की तरफ इशारा करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इतना हुआ। जो सबके सामने तस्वीरें और वीडियो आई हैं वो ये है। पर हाँ, देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो इस समय हालात हैं, और मनीष तिवारी अकेले थोड़ा है, मैंने शशि थरूर का नाम लिया और उससे पहले तो लंबी लिस्ट है अंजू जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, आरपीएन सिंह हैं, जितिन प्रसाद हैं, सुष्मिता देव हैं। जो याद करिए 2014-2019 के बीच सबसे ज्यादा अगर कोई वोकल और दहाड़ने वाला लोकसभा सदस्य था तो वो सुष्मिता देव थी, जो लगातार नारेबाजी करती थी जब हंगामे करवाने होते हैं राहुल गांधी को किसी मुद्दे पर। लेकिन सुष्मिता देव भी और इन सब को जितने नाम मैंने लिए हैं, ये सब राहुल गांधी के आसपास के ही चेहरे रहे हैं। तो उनकी अगर वहां दाल नहीं गल पाई, उनको वहां सम्मान नहीं मिला और जो वो चाह रहे थे वैसा स्थान भी नहीं मिला, तो फिर मनीष तिवारी, अब बहुत सारे लोगों का इनका रोना ये रहता है, कपिल सिब्बल हों, जितने भी लोग हैं, गुलाम नबी आजाद या दूसरे लोग जो छोड़ करके गए हैं,
और बड़े अपमानजनक माहौल में छोड़ करके गए। गुलाम नबी आज़ाद ने तो 7 पेज की चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को, उसमें डिटेल नाराजगी जाहिर की थी राहुल गांधी के कुल मिलाकर के तौर तरीकों को लेकर के। कपिल सिब्बल का कहना था कि मैं उनके मुकदमे भी लड़ता हूँ, सारी ऊंच नीच जो है वो संभालता हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। मेरे जैसे आदमी को भी उनसे मिलने का कई साल से सौभाग्य नहीं मिला। तो आप ये देखें कि लोगों के फ्रस्ट्रेशन क्या है। संसद के भीतर भी, लोकसभा में भी बहुत लंबे समय तक मनीष की और शशि थरूर की उपेक्षा होती रही। तो ये सब फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। ठीक है भाई, आपने काम किया होगा संजय गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ, जो बाकी के बाद के नेता हैं पीवी नरसिम्हा राव से लेकर के और मनमोहन सिंह की कैबिनेट में भी रहे होंगे। लेकिन आज की जो कांग्रेस है उसका बड़ी खूबी के साथ उल्लेख किया था शकील अहमद ने, जो बिहार से आते हैं। उन्होंने कहा था कि जो लोग राहुल को उनका फर्स्ट नाम लेकर के पुकारने की जरूरत करते हैं या थोड़ी सी भी बुद्धि रखते हैं या राहुल गांधी को सलाह देने की जरूरत करते हैं, उनके लिए अब कांग्रेस में कोई स्पेस नहीं बचा है। राहुल गांधी जिनको फर्स्ट नेम से बुला सकते हो वो रह सकते हैं। अब वो गैरत को बेच करके रहें या जो हालात है उनको स्वीकार करके रहें। आपको याद है एक बार एक प्रतिनिधि मंडल बैठा हुआ था इनके साथ और इन्होंने अचानक तब के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को फोन मिलाया था और स्पीकर ऑन करके कहा कमल, मतलब कमलनाथ जी नहीं कहा, कमल। अब आप अंदाजा लगाइए, ये वो कमलनाथ हैं जो संजय गांधी की यूथ ब्रिगेड के एक अहम सदस्य हुआ करते थे। संजय गांधी फिर राजीव गांधी के साथ रहे, इंदिरा गांधी के साथ रहे, पीवी नरसिम्हा राव के साथ रहे, बाद में मनमोहन सिंह के साथ काम किया और उनको ये कह रहे हैं कमल। मेरे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये है वो है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि जो सीनियर मोस्ट नेता हैं, जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके या केंद्र में कैबिनेट रह चुके, अगर उनका भी सम्मान नहीं है, उनको भी अगर नौकर चाकर की तरह राहुल गांधी ट्रीट कर रहे हैं और फर्स्ट नेम लेकर के शेखी बगा रहे हैं किन्हीं के सामने, तो फिर ऐसे में कोई बहुत ही अपनी गैरत को मार करके अगर पड़े रहना चाहे तो पड़ा रहेगा उनके रहमो करम पर। उनको जैसे वो कॉर्निश किया करते थे दरबारों में पहले गुलाम, उस तरीके से अगर आप अपने जमीर को मार करके अगर वहां रहना चाहें तो रह लीजिए। तो हर आदमी आज, और केवल कांग्रेस की बात नहीं है अंजू जी, आप देखो ना कि अलग अलग दलों में क्या हालत है। 28 में से 20 सांसदों का टूटना टीएमसी के, और राज्यसभा के 13 में से 4 अब तक, अभी वो कोयल मलिक ने भी इस्तीफा दे दिया, तो 4 राज्यसभा मेंबर इस्तीफा दे चुके, 20 छोड़ चुके, अलग गुट बना लिया। 80 में से 64 एमएलए टूट गए टीएमसी के। उद्धव ठाकरे के 9 जीत करके आए थे, उनमें से 6 टूट गए। शरद पवार के टूटने को तैयार बैठे हैं। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्य एक साथ टूट गए। तो ये हर जगह इस समय असंतोष भी है, कुंठा भी है, और आगे जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, राज्यसभा में जाने की स्थिति रहेगी कि नहीं रहेगी, सारे जोड़ घटा लगा करके लोग अब पाला बदल रहे हैं तेजी से। और कांग्रेस की भी जो हालत पंजाब में हो चुकी है, अब आप देखिए ना कि किरण खेर 2 या 3 बार लगातार जीती है चंडीगढ़ से जी, और शायद चौथी बार या तीसरी बार हारी है, मनीष के सामने हारी है। तो इनका तो बचपन वहीं का है, जन्म वहीं का है, सारी चीजें हैं।
तो इनका अपना एक कद रहा है कांग्रेस के भीतर। ये अलग बात है कि अब किसी का भी कद नहीं है। लेकिन सर, जिस तरह के हालात चन्नी और राजा बडिंग के बीच में बने हुए हैं, पहले ही टूट की कगार पर है कांग्रेस, वहां पर राहुल गांधी तो विदेश में छुट्टियां बिता रहे थे, अब आ भी गए हैं, तो कौन से नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं? पार्टी के कुछ नेताओं को आप भेज कर ही तो दोनों के बीच में सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसी दौरान जब पीएम मोदी पंजाब का मिशन शुरू करते हैं और पहली स्टेज पर मनीष तिवारी पहुंच जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग मैसेज तो कांग्रेस में चला गया। आपको लगता है इसके बाद भी राहुल गांधी कुछ कोशिश करेंगे बचाने की पंजाब कांग्रेस को, या नहीं? या फिर जैसे उन्होंने वॉक ओवर पिछली बार दे दिया था आम आदमी पार्टी को, याद कीजिए, तब भी तो लड़ाई हो रही थी जब चन्नी को सीएम बना दिया था और कैप्टन अमरिंदर सिंह को किनारे लगाया था भाई बहन ने मिलकर, तब भी इन्होंने एक तरह से रास्ता बना दिया था आम आदमी पार्टी के लिए। अब भी अगर इस तरह से कलह बनेगी तो फिर आम आदमी पार्टी को ही फायदा होगा ना, बीजेपी का तो आपको पता है वहां क्या जनाधार है। देखिए, जनाधार भले ही भारतीय जनता पार्टी को वहां ना रहा हो, लेकिन अगर हम देखें 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर बीजेपी को झटका लगा, लेकिन वैसा झटका नहीं लगा जैसा 2014 में कांग्रेस को लगा था। देखिए, अंतर समझिए, 2004 से 2014 यानी 10 साल कांग्रेस की सरकार रही यूपीए की, और 10 साल के शासन के बाद वो कहां जाकर के टिकी थी? 44 सीट पर। 10 ही साल तो प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी 2014 से 2024 तक, लेकिन उनकी कितनी सीटें आई? 240 सीटें। तो कहां कांग्रेस की 10 साल के शासन के बाद 44 और कहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की 240 और एनडीए की 293। लेकिन उसके बाद आप देखें कि सनातनी एकजुटता, और मैं तो कहूंगा कि जागरूकता लोगों की, क्योंकि मैंने आपके चैनल पर भी ये 1-2 बार कहा है, फिर से बता देता हूं कि अगर हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बन करके कांग्रेस की बन जाती, तो ये जो बवालिए हैं ना, ये जत्थेबंदियां हैं पंजाब की, इनको हरियाणा में कोई नहीं रोकता। ये सीधे दिल्ली आते, यहाँ रोज बवाल काटते और नेशनल इंटरनेशनल प्रेस में मोदी सरकार की रोज बदनामी करते। तो हरियाणा की जनता ने एक बड़ा बवाल बचा लिया। अब वहां बीजेपी की सरकार है, ये लोग शंभू बॉर्डर से आगे आ ही नहीं सकते। दूसरा, महाराष्ट्र, जो देश की खास तौर से मुंबई आर्थिक राजधानी मानी जाती है, महाराष्ट्र इनके हाथ में आ जाता तो इनके तो पौ बारे थे, इंडिया अलायंस के भी और कांग्रेस के भी, सबके अच्छा खासा वहां से इनका राजस्व इकट्ठा होता, इनमें जान पड़ जाती। लेकिन महाराष्ट्र में भी लोग समझदार निकले और उन्होंने बीजेपी को ही वापस सत्ता में भेजा। फिर दिल्ली, जो अरविंद केजरीवाल की वजह से लगभग सड़ चुकी थी, गड्ढे हो गए थे सड़क में, पेयजल का संकट हर गर्मियों में, और वो कूड़े के 3 पहाड़ भलसवा में, ओखला में और गाजीपुर में, ये एक नरक बन गया था मामला। और यमुना और गंदी हो गई थी, कुछ नहीं करके दिया उन्होंने। पेरिस बना रहे थे कहाँ तो, और कहाँ नरक करके रख दिया था। तो दिल्ली में अब कम से कम काम तो हो रहे हैं। फिर बिहार लगातार तीसरी चौथी बार, और बंगाल में जो करिश्मा हुआ है, बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पूर्वोत्तर के राज्य, ये सब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगते हैं, अलग अलग देशों की सीमाएं इनसे लगती हैं। वहाँ उसी तरह की प्रॉब्लम है, ड्रग्स से लेकर के अवैध घुसपैठ और तमाम दूसरी समस्याएं हैं। और जो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही थी कि एक ईसाई कंट्री किसी तरीके से भारत को तोड़ ताड़ करके बनाई जाए, तो वो भी विफल इसलिए हुआ क्योंकि बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार आ गई है। तो मेरा ये पक्का मानना है कि पंजाब में भी लोगों का मानस बदलेगा, बदल रहा है, और इसके चलते
पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का भले ही जनाधार ना रहा हो, मुझे ये बताओ ना कि 10 साल पहले बंगाल में कहाँ था जनाधार? केवल 3 सीटों पर खड़ी थी बीजेपी। लेकिन लगातार प्रयास और वहां के लोगों का जो जनमानस बदला और वो जो विकल्प तलाश कर रहे थे, वैसा ही सीन पंजाब में बनता हुआ दिखाई दे रहा है अंजू जी। तो ये सर जितनी लापरवाही करेंगे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के पार्टी के भीतर जो चल रहा है, उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को वहां होने वाला है। सर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ विजन के साथ ही आम आदमी पार्टी के वो जो राज्यसभा के 7 या 8 जो भारत बीजेपी में आए हैं, वो किसी विजन के साथ ही उनकी पार्टी में अब विलय करवाया है ना। कुछ तो सोचा होगा और उनका भी इस्तेमाल होगा। लेकिन सर जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश गए, किसी को पता ही नहीं कहाँ गए, पार्टी हाल बेहाल हो रखी है पंजाब में, उसको कैसे देखा जाए? अब तो 20 जुलाई को जब से मॉनसून सत्र शुरू होगा, उस वक्त देखना किस तरह का हंगामा करने की तैयारी है। वहां से कॉकरोच भागेंगे संसद की तरफ, ऊपर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो जो उमर अब्दुल्ला है, सीएम है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कह दिया है कि भाई हमें तो पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, हम भी वहां पर जाएंगे संसद की तरफ। तो इतना सब कुछ हो रहा है और राहुल गांधी भी बिना टूल किट के तो नहीं आए होंगे सर। अगर वो सच में छुट्टियों पर गए थे तो बता क्यों नहीं देते कहाँ गए थे? बात तुम ऐसी क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है? आज तक बताया क्या राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने कि वो कहाँ जाते हैं? तो ये राज है और राज ही रहेगा। मुझे लगता है कि कोई बहुत ही ब्रेकिंग कोई किसी ने ढूंढ ली तो ढूंढ ली, बाकी मुझे नहीं लगता कि कभी ये राज फास होगा कि वो जाते कहाँ हैं। गवर्नमेंट के पास तो सारी सूचनाएं होती हैं, क्योंकि पासपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर मोहर लगती हैं, कौन किस देश में घूम रहा है, किस देश में लैंड किया है, उस देश में कितने दिन रहा है, ये भी हमारे विदेश मंत्रालय के पास सारी सूचना होती है। लेकिन सरकार गोपनीयता की शपथ लेकर के काम करती है, तो वो इस तरह की चीजें, और खास तौर से जिसको एसपीजी के लगभग समतुल्य सुरक्षा मिली हुई हो, उसकी तो सुरक्षा के लिए भी ये गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। सरकार तो वैसा बिहेव नहीं कर सकती है, गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं कर सकती किसी की सिक्योरिटी को लेकर के या गोपनीयता को लेकर के। वो नहीं अगर खुलासा करना चाहते तो सरकार भी क्यों करे। बहरहाल राहुल गांधी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इसका कुछ कुछ तो हमें और आपको पता है। और उनके हर यात्रा के बाद अगर संसद सत्र होता है तो उससे पहले कुछ ना कुछ चिंगारी पटाखा टाइप जो है कुछ छोड़ने की कोशिश होती है। तो अभी तो 3 दिन हैं संसद सत्र शुरू होने में अंजू जी, देखते हैं इन 3 दिनों में क्या धमाका होता है या कौन सी फुलझड़ी सामने आती है। सर लेकिन क्या ये इत्तेफाक है कि इधर राहुल गांधी विदेश से लौटे, उधर अखिलेश यादव सुना है यूएस पहुंच गए हैं, तेजस्वी यादव पहले से वहां मौजूद है, और प्रियंका वाड्रा के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी विदेश में है, कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। वायनाड में इतनी तबाही आई तब तो ये दोनों भाई बहन वहां नहीं गए। तो ये किस तरह की राजनीति कर रहा है विपक्ष? आपको लगता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई गठजोड़ तो है? और कॉकरोच आंदोलन को लेकर भी अब होड़ मची हुई है कि ये हमारा है तुम्हारा है। सुने राहुल गांधी भी जाने वाले हैं, केजरीवाल तो जाकर आ गए, वो तो ठप्पा लगा कर आ गए कि ये मेरा ही कॉकरोच है जो गंद फैला रहा है। वो अजीत अंजुम एक इंटरव्यू ले रहा है उसके बड़े कॉकरोच के जो अमेरिका से आया था, और उससे पूछ रहा था कि राहुल गांधी के बारे में 2021-22 में जो आपके विचार थे, आप उन विचारों पर अभी भी कायम हैं क्या? इसका मतलब 2021-22 में इन्होंने राहुल गांधी के बारे में कुछ काफी आपत्तिजनक बातें कही हुई हैं, और ये चीजें कांग्रेस के रिसर्च विभाग को पता ना हो, आईटी सेल को पता ना हो, उसके मीडिया डिपार्टमेंट के लोगों को पता ना हो, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। और वो चीजें जरूर ब्रीफ की गई होंगी राहुल गांधी को कि इन्होंने 4 साल पहले आपके बारे में क्या क्या सदविचार रखे हुए हैं सोशल मीडिया मंचों पर। तो इसलिए मुझे उम्मीद अभी भी कम है कि राहुल गांधी वहां जाएंगे। पवन खेड़ा को शायद उन्होंने भेजा था, पवन खेड़ा की कुछ तस्वीरें वगैरह आई हैं, वो स्टेज पर
सोनम वांगचुक के पास बैठे हुए हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन वहां मुझे उस समय वो तो नहीं दिखाई दे रहे हैं अभिजीत दीप के, हो तो मेरा ध्यान नहीं गया, हो भी सकते हैं क्योंकि आंदोलन तो वही छेड़े हुए हैं। सोनम वांगचुक तो अपनी रोटियां सेकने के लिए वहां लेटे हुए हैं। तो राहुल गांधी के बारे में एक्चुअल में हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके हैं कि जब ये विदेश जाते हैं तब भी, जब ये आते हैं तब भी, टूल किट लाते हैं तब भी, गाली गलौज की भाषा में संसद के बाहर और संसद के भीतर भाषण देते हैं तब भी। कोई परिवर्तन है नहीं, अप्रोच में भी नहीं, सोच में भी नहीं, विजन में भी नहीं, कोई नीतियां हो, कोई सिद्धांत हो, कोई वैल्यूज हो, ऐसा भी नहीं है, कोई संस्कार भी नहीं है। और इन्हीं के चलते अब लोग भी सारी कुछ चीजें जान चुके हैं। तो ये कितने दिन विदेश में रहते हैं, कितने दिन भारत में रहते हैं, लोगों ने अब इस पर मुझे लगता है कि सोचना भी बंद कर दिया है। और उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता हो, ये जो भी कारगुजारी करते या करवाते हैं अपने सांसदों के जरिए, उसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा हो या सेहत पे असर पड़ रहा हो मोदी सरकार के या भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के परफॉर्मेंस पे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये आत्ममंथन एक्चुअल में कांग्रेस के रणनीतिकारों को करना है कि आप जो ढोल बजा रहे हैं, जो रवैया अपना रहे हैं, जिस गाली गलौज की भाषा का यूज कर रहे हैं 2013-14 से ही, उसके चलते तो कुछ बदल नहीं रहा है, ना जनमानस बदल रहा है, ना इन पर लोगों का भरोसा ठुक रहा है। तो ऐसे में इनको रणनीति बदलनी पड़ेगी। मोदी अगर इतना काम करते हैं तो आप उनसे ज्यादा काम करके दिखाइए। जो मोदी जी की नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, जो वो ब्लूप्रिंट लेकर के आए और उस पर उन्होंने अमल किया है, काम करके दिखाए हैं। करीब 25-26 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर, तमाम डेवलपमेंट और विरासत को सजाने संवारने के मोर्चे पर भी जो किया है, आप बताइए देश को कि आपने क्या किया। नहीं बता सकते हैं तो फिर उस घड़ी का इंतजार करिए जब लोगों का मोदी जी से मोह भंग हो, वरना और तो कोई सूरत नहीं है। जिनकी छवि ही भ्रष्ट की ना हो, या जिन पर अतीत में भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी और अब तक प्रधानमंत्री रहते हुए भी 12 साल होने वाले, अब तक उन पर कोई आरोप ही चस्पा नहीं हुआ है, लगा ही नहीं है, कोई दाग ही नहीं है, तो आप लाख कहते रहिए चौकीदार चोर है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सर अब तो इनको ये भी सदमा है ना कि बड़ी तैयारी की जा रही है, बहुत सारे बिल इस मॉनसून सत्र में आने वाले हैं, परिसीमन का है, महिला आरक्षण का है, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल है। इन सब बिलों को लेकर जिस तरह से अमित शाह तैयारी कर रहे हैं सर, आप सोचिए राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत के करीब है, लोकसभा में भी आप देखिए डीएमके का क्या रुख है, शरद पवार का क्या रुख है, उद्धव ठाकरे का भी चमचा शायद ये रिस्पॉन्स दे रहा है या संकेत दे रहा है कि इस पर बात बन सकती है। तो यहाँ तो अलग थलग पड़ जाएगी कांग्रेस पार्टी। वो उनके जयराम रमेश बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कह रहे हैं कि हम तो एफसीआरए बिल का विरोध करेंगे, लेकिन बाकियों की सुर तो बदले हुए हैं। तो इस पूरे खेल में इंडी गठबंधन के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आपको नहीं लग रहा कि अलग पड़ गई, अकेली पड़ गई? पहली बात है, राज्यसभा में 2/3 की बात कर रहे हैं आप। 2/3 जो इनके सहयोगी संगठन हैं उनको मिलाकर के, पार्टियां हैं उनको मिलाकर के 2/3 के करीब है। आज 3 पश्चिम बंगाल से चुन करके आए हैं जो टीएमसी छोड़ करके आए थे। अकेले बीजेपी को राज्यसभा में बहुमत मिल गया है, आज ही मिला है। थोड़ी सी कसर थी, वो 3 आ गए हैं तो वो कंप्लीट हो गया, और 2/3 राज्यसभा में अब समय की बात है, हो जाएगा। सहयोगी दलों के मिलाकर के, और कुछ हमेशा से कृपा पात्र रहे, जैसे बीजू जनता दल के नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, जब वो मुख्यमंत्री थे, दोनों विपक्ष की राजनीति करते हुए भी मोदी जी को सहयोग करते थे, और राष्ट्र हित के तमाम बिल उन्होंने पारित करवाए उस समय भी, जब भारतीय जनता पार्टी
बहुत कम सीटों पर बैठी थी राज्यसभा में। तो वो बंदोबस्त करना जानते हैं मोटा भाई। और इस बार अगर वो बिल लाएंगे, अभी तो जो 7 बिलों का ब्यौरा दिया गया है उसमें वो दोनों बिल नहीं है, लिस्टेड नहीं है। अभी जो बिलों का ब्यौरा है वो एक तो आयकर संबंधी संशोधन विधेयक है, एक उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या का संशोधन विधेयक बिल है, और एक राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम का संशोधन विधेयक है। ये संभवतः राष्ट्रगान और इससे जुड़ा हुआ राष्ट्रध्वज से जुड़ा हुआ अधिनियम है। एक ये एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक है, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक है। अभी मोटे तौर पर एक एफसीआरए का भी विधेयक आ सकता है। अभी इनका उल्लेख है अंजू जी, अभी उन दो का नहीं है, परिसीमन का और महिला आरक्षण का जिक्र नहीं है, और वन नेशन वन इलेक्शन का भी जिक्र नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर तैयारी कर ली गई है पूरी ठोक बजा करके, तो ये तीनों भी आएंगे, मानसून सत्र में ही आएंगे। और सरप्राइज एलिमेंट हमेशा मोदी और शाह की कार्यप्रणाली में रहता ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, सरप्राइज एलिमेंट रहता ही है। आप याद कर लो, आर्टिकल 370 को जब हटाना था तब कौन से इनको बताया गया था, इनको तो वहां अंदर बैठाकर सबसे पहले राज्यसभा में हुआ था वो पारित, तो वहीं थमाया गया था, ये लो क्वेश्चन पेपर पढ़ो और यही बात करो, तो इनको तो तैयारी का मौका भी नहीं मिला था सर। तो सरप्राइज एलिमेंट है, बौखलाहट भी इनमें इसीलिए है, इसीलिए बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं शायद, क्योंकि इनको पता है कि कोई ना कोई बम तो फूटने वाला है इस बार भी मॉनसून सत्र में, और शायद इसीलिए कोई ना कोई टूल किट लेकर ये आने की कोशिश कर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी टूल किट अतीत में भी इनकी फुस हुई हैं, फेल हुई हैं। मैंने कहा ना कि अगर जनता का भरोसा सरकार के ऊपर है तो फिर कोई टूल किट काम करती नहीं है। जनता को अगर मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है, अमित शाह की ईमानदारी पर, कर्मठता पर भरोसा है कि वो राष्ट्र हित में ही काम कर रहे हैं, तो इनकी टूल किट कहीं टिकेगी नहीं। बिल्कुल सर, तैयारी तो ये लाख कर लेते हैं, लेकिन बाद में तो पूरे के पूरे इनके प्रोपेगेंडे की हवा निकल ही जाती है। लेकिन अभी तो जो मिशन पंजाब शुरू किया है पीएम मोदी ने, उसमें जिस तरह से मनीष तिवारी ने मंच पर पहुंचकर मुलाकात की है, अपनी प्रेजेंस दिखाई है, उससे भी एक संकेत तो कांग्रेस के अंदर चला गया है। पहले ही 2 हिस्सों में बटी हुई है वहां पर कांग्रेस, अब देखते हैं उनका क्या हाल होता है। राहुल तो बचाने आएंगे नहीं सर, उनको तो कोई चिंता है नहीं, तो वो तो एक तरह से यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ही साथ देती दिख रही है कांग्रेस। लेकिन देखते हैं आगे चलकर क्या रिएक्शन होता है इसका। लेकिन आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।